क्या विचारों के मतभेद रहे हैं क्या हमेशा से? भारत माता को डायन कहने वाले लोगों से जन्म से लेकर मृत्यु तक मतभेद था, है और रहेगा। व्यक्ति को अगर पीड़ा मनोज पांडे से है और उसमें बाहुबली का शब्द लगता है तो वो मैं हूं। सवाल तो आपको उन समाजवादियों से पूछना चाहिए जो मुरेठा बांध करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। शायद आपको नहीं मालूम कि समाजवादी पार्टी के आंदोलनों में किसान और गरीबों के लिए मनोज पांडे 29 बार जेल गए हैं, 7 बार लाठीचार्ज हुआ है। इस्मा जैसी और राजकुआ जैसी धाराएं हम पर लगी हैं। नारद राय जी को भी आमंत्रित किया गया, आजम खान जी को भी आमंत्रित किया गया, सिर्फ 2 लोग पहुंचे, आजम खान नहीं पहुंचे। समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से सदैव आपके वैचारिक मतभेद रहे हैं। आप वहां भगवान प्रभु राम को गाली देंगे, आप रामचरितमानस को जलाएंगे, आप रामचरितमानस का अपमान करेंगे और भगवान प्रभु राम के बारे में आप टिप्पणी करेंगे, माँ लक्ष्मी माँ दुर्गा के बारे में आप टिप्पणी करेंगे। राज्य से लेकर केंद्र तक का विरोध रहा, रायबरेली की धरती से देखा गया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं जो लोग विरोध करते आए? देखिए, मेरा मानना है कि जीवित व्यक्ति का विरोध होता है। रायबरेली की राजनीति के जानकार बताते हैं कि एक दौर ऐसा था जब मनोज पांडे, दिनेश प्रताप सिंह और आरपी सिंह की एक तिगड़ी मानी जाती थी, और वर्तमान का दौर ऐसा है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। वो चाहे तम्बाकू का रहा हो, वो चाहे अन्य चीजों को लेकर रहा हो, किसी ना किसी वक्तव्य में एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। तो क्या राजनीति का अंश है? किसने क्या वैचारिक मतभेद माने मैं नहीं जानता। मैंने हरदम ये प्रयास किया कि सबको साथ लेकर के चला जाए। कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। शिवपाल यादव सपा नेता दुखी हैं। सदर विधायक आदित्य सिंह रायबरेली जो विधायक है चुन करके आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव अनिर्णय की स्थिति। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्पित व्यक्ति, सीधी सोच, स्पष्ट निर्णय। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती गुजरे हुए दिन। रायबरेली से मंत्री बनाए गए दिनेश प्रताप सिंह ठीक है, अच्छे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी दुनिया में भारत का नाम मजबूत करने वाले और भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित, एक मजबूत इच्छा शक्ति के, उदार हृदय के, भारत को अपना परिवार मानने वाले भारत के अभूतपूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री। Ladies and gentlemen, the show is about to start in 5, 4, 3, 2, 1. रहस्य के सभी एडिशन और सारे एपिसोड खत्म होने के बाद अब नए शो की शुरुआत होगी जिसका नाम होगा हुकुम का इक्का। ताश के पत्तों में होता है बादशाह, हर बादशाहत में होती है सल्तनत, और सल्तनत को होता है खतरा अपने ही प्यादों से। हर ताश का होता है एक खास पत्ता जो होता हुकुम का इक्का। देखना ना भूले मेरे साथ अखिल श्रीवास्तव, आपकी आवाज। नमस्कार, आदाब, जय श्री राम। अंकर न्यूज के स्पेशल एडिशन हुकुम का इक्का शो के दौरान तीसरा एपिसोड आप देखना शुरू कर चुके हैं, और आज उस शख्सियत की बात करेंगे जब कभी भविष्य में उत्तर प्रदेश की राजनीति की माला पिरोई जाएगी तो उनमें कुछ मोतियां इस नाम की भी रखी जाएंगी कि कोई एक ऐसा नेता हुआ जिसने उत्तर प्रदेश में ब्राह्मण नेता, बाहुबली ब्राह्मण नेता के नाम से अपना वर्चस्व कायम किया। सबसे पहले आपको उस शख्सियत से तारुफ कराऊंगा। इन पहेलियों को बुझाने से पहले ले चलता हूं सीधे अपनी खास शख्सियत के पास। हमारे साथ मौजूद है समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे जी। मनोज जी, आपका स्वागत है। जी नमस्कार।
मनोज जी, सवालात का सिलसिला शुरू करते हैं। पहला सवाल ये रहेगा कि वर्तमान समय में आपकी तुलना बाहुबली ब्राह्मण नेता के रूप में होती है, जैसा कि मैंने भी इंट्रो में बताया। इसकी वास्तविकता क्या है, कितनी सत्यता है इसमें? देखिए, किसी के नाम के आगे कोई भी उपमा आप दे सकते हैं। लोकतंत्र है, इस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। मनोज पांडे ब्राह्मण घर में जन्म लिए हैं, ये सच है। लेकिन सदैव हमने अपने पूरे जीवन के और इस 31 साल के राजनीतिक जीवन में हमने जनता की सेवा, कमजोर की मदद, अन्याय के विरुद्ध पूरी मजबूती से लड़ना और कमजोर व्यक्ति को न्याय दिलाना, यही अपने जीवन का उपदेश माना है और यही मंत्र माना है। अब ये ठीक बात है कि जब हम किसी को न्याय दिलाने के लिए खड़े होंगे तो किसी न किसी को पीड़ा होगी जो अन्याय कर रहा होगा, और अन्यायी व्यक्ति को अगर पीड़ा मनोज पांडे से है और उसमें बाहुबली का शब्द लगता है तो वो मैं हूं। राजनीति के आप शिखर पर विगत 15 वर्षों से हैं, जितने मेरी जानकारी में। आपका परिवार राजनीतिक रहा या आपने अपने स्वयं के परिश्रम के बल या बाहुबल पर इसको प्राप्त? मैं 1995 में इसी रायबरेली से नगर पालिका का पहला चुनाव लड़ा था जी। 2000 फिर लड़ा और चुनाव फिर जीता, और 2002 में उत्तर प्रदेश के स्टेट म्युनिसिपल बोर्ड का भी मैं चेयरमैन हुआ। उत्तर प्रदेश के सारे नगर पालिका अध्यक्ष और नगर पंचायत अध्यक्षों ने हम पर विश्वास किया और हमें चुनाव जिताने का काम किया, और प्रदेश के लोकल बॉडी में और नगर पालिका अधिनियम 1916 में जो अमूलचूल परिवर्तन हुए हैं, हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि चाहे नो कॉन्फिडेंस मोशन रहा हो, चाहे निकाय अध्यक्षों का अधिकार दिलाने का सवाल रहा हो, और चाहे उसमें जो तमाम विसंगतियां थी, चाहे राज्य वित्त आयोग और 14वें वित्त में अधिकारियों का हस्तक्षेप था, इसे समाप्त कराने का भी अवसर हमें मिला है। तो विगत 31 साल से चुनाव लड़ने की राजनीति में हम है शुरुआत करें। आपने अपनी राजनीति की शुरुआत समाजवादी के अनुयायी को अपना गुरु मानकर किया। वर्तमान में आप किन आदर्शों पर खड़े हैं? बिल्कुल ठीक बात है। हम लोहिया की उन विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के आए थे जिसमें लोहिया जी की एक परिकल्पना थी और एक सोच थी कि समाज के अंतिम खड़े व्यक्ति को, जो अंतिम पैदान पर खड़ा है, उसे कैसे न्याय दिलाया जाए, उसे मुख्य धारा से कैसे जोड़ा जाए, उसके सम्मान की रक्षा कैसे की जाए। इन भावनाओं को अगर लेकर के इस हिंदुस्तान में किसी ने बहुत मजबूती से काम किया तो वो नाम था धरतीपुत्र आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी का। आज वो हम सबके बीच में नहीं है, लेकिन हमारे आदर्श है। मुलायम सिंह यादव जी ने हमको राजनीति में चलना सिखाया और बहुत सारी चीजें राजनीति में उन्होंने हमें सिखाई, और इसमें कोई दो राय नहीं। विविधताओं से भरा हुआ ये देश है, विभिन्न वर्ग, जात, धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, गरीब और अमीर है। कभी गरीब और अमीर की दूरी कैसे फटे, कमजोर लोगों को कैसे इंसाफ हो, ये काम आदरणीय नेताजी ने किया। नेताजी ने कभी जात की राजनीति नहीं किया, नेताजी ने गरीब की राजनीति किया, किसान की राजनीति किया, बेरोजगार नौजवान की राजनीति किया, मजदूर की राजनीति किया, और उनकी इन विचारधाराओं से ओतप्रोत होकर के हम समाजवादी विचारधारा में और समाजवादी आंदोलन में आए थे 1993 में। देखिए, इस बात पर इस बात का भी प्रयास किया कि मनोज कुमार पांडे और अखिलेश यादव, पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, सुभाष के खाई पर दूर करने का पूरा अथक प्रयास किया, और वर्तमान की परिस्थितियां बता रही हैं कि आपके बीच की दूरियां एक खाई से भी बढ़कर हो गई। कारण क्या निकल कर आया? नहीं, देखिए, सवाल ये है कि हम राजनीति केवल पद और प्रतिष्ठा के लिए नहीं करते, हम राजनीति पैसे को कमाने के लिए नहीं करते। राजनीति हमारे धन उपार्जन का साधन नहीं है, राजनीति हमारे लिए सेवा का साधन है। राजनीतिक पद हमारे लिए किसी गरीब और कमजोर को न्याय दिलाने का है, क्षेत्र के विकास का सवाल है, उत्तर प्रदेश की समस्याओं को उठाने का सवाल है हमारे लिए राजनीति। और हमें खुशी है कि नेताजी के साथ हमें एक लंबे समय तक दीर्घकालीन काम करने का अवसर मिला। हमें याद है कि नेताजी के साथ उनकी सरकार में 2004 से लेकर 7 की सरकार में भी हमें सरकार में मंत्री रहने का अवसर मिला। 2012 से 17 की सरकार में भी हम कैबिनेट मंत्री के रूप में एग्रीकल्चर जैसे इंपॉर्टेंट विभाग में, IT, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, धर्मार्थ, अनेक इस तरह के विभागों में हमें काम करने का अवसर मिला। और हमें खुशी है कि कृषि विभाग में जिन योजनाओं को हमने संचालित किया था और भारत के अन्नदाताओं को
और उत्तर प्रदेश के अन्नदाताओं को उनके उत्पादन के, उनके उपज का उनको मूल्य मिले। इसके लिए जो हमने प्रयास किया था उस समय, आज भी सरकारें उसकी सराहना करती हैं, आज भी किसान उसकी सराहना करता है। आपने मिलिट्री का जिक्र किया, फिर से उन्हीं तरफ चलता हूँ। आपके राजनीतिक गुरु आपने उनको दर्जा दिया है, इस बात से बिल्कुल भी गुरेज नहीं किया जा सकता। वर्त तत्कालीन समय की बात की जाए तो उन्होंने चांदा पे सीटों में मैंने वहां से टिकट काटकर आपको वहां पे टिकट दिया। बिल्कुल सही है। फिर टिकट देने के बाद आप जहाँ पे खड़े रहे वहां पर समाजवाद के अनुयायियों की अहम भूमिका रही। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है और मैं असत्य बोलने पर बहुत विश्वास नहीं रखता हूँ। वर्तमान समय में जो समाजवादी के पूर्व मुख्यमंत्री ने आपको मुख्य सचेतक का पद दिया और उसके बाद देखा गया है कि जब भी उन्होंने पार्टी के नीतिगत फैसले किए उन्होंने आपको तवज्जो दी, आपकी राय को सर्वोपरि रखा। तो चाहे वो माना जाए कि भाई भाई का सगा नहीं होता राजनीति में, और राजनीति में कई अंश वक्तव्य आप पर भी लागू होता है। मनोज पांडे संघर्षों की कोख से निकल करके आए हैं। फूलों पे चल करके हमने राजनीति नहीं की है, कांटों पर चले हैं, जख्म भी हुए हैं और उन जख्मों को उठा करके हम चले। मेरी लड़ाई किसी ठेकेदारी और कोटेदारी के लिए नहीं रही, मेरी लड़ाई रही न्याय और अन्याय के लिए। शायद आपको नहीं मालूम कि समाजवादी पार्टी के आंदोलनों में किसान और गरीबों के लिए मनोज पांडे 29 बार जेल गए हैं, 7 बार लाठीचार्ज हुआ है। इस्मा जैसी और राष्ट्रपति जैसी धाराएं हम पर लगी हैं, वो जनता की समस्याओं को उठाने पर लगी हैं। और ठीक बात है, उस दल को बढ़ाने में भी और यहां तक लाने में 1% ऐसे ही मनोज पांडे का भी योगदान था। हमने अपने जीवन के बहुमूल्य 31 साल हमने समाजवादी पार्टी को दिए हैं, पूरी निष्ठा से, पूरी भावना से। ऐसा नहीं है कि मनोज पांडे के पास अवसर नहीं थे, अवसर अनेकों बार थे, लेकिन अवसर को हमने कभी अपने सिद्धांत और विचारधाराओं को, अपने नेताजी के प्रति जो समर्पण था उससे हमने समझौता नहीं करने का काम किया। हाँ, ये ठीक बात है कि 3 बार हम ऊंचाहार से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर विधायक हुए, लेकिन आप स्मरण करिए, इतिहास में जाइए कि 6 बार वहां समाजवादी पार्टी सोशलिस्ट पार्टी बनने के बाद समाजवादी पार्टी तक और जनता दल से लेकर आज तक लड़ी है। वहां चुनाव क्यों नहीं जीत पाई वो? वहां मनोज पांडे ही ऊंचाहार बनने के बाद 3 बार से अगर विधायक है तो ठीक बात है, सबका सहयोग रहा, सबकी मदद रही। लेकिन केवल किसी एक दल के कारण हम विधायक नहीं थे। तमाम लोग, तमाम बड़ी संख्या में हर जात वर्ग और धर्म के गरीब लोगों ने अपने बेटे और भाई मनोज पांडे को ऊंचाहार से 3 बार विधायक बनाने का काम किया। और अगर केवल दल से लोग विधायक बन जाते तो 6 बार वहां पर एक पार्टी की बुरी हार नहीं होती। आपके भावुकपन से और एक आक्रोश नजर आ रहा है, कारण क्या निकल कर आया? क्यों आपको इतना विरोध करना पड़ा उसी पार्टी का जिसके अनुयायी को आदर्श आपने मान लिया? सवाल यह है कि भारत का कॉन्स्टिट्यूशन वो सभी व्यक्ति को पल्लवित और पोषित करता है। हम भी बाबा साहब भीमराव के अम्बेडकर के बनाए गए संविधान को श्रद्धापूर्वक नमन करते हैं। बेशक उनके बनाए हुए रास्ते पर हम लोग चलना चाहते हैं और चलते हैं। अगर आप देखें तो भारत के संविधान में ये व्यवस्था है कि भारत में रहने वाला हर व्यक्ति अपने धर्म, जात, पंथ को मान सकता है, उस पर कोई आपत्ति नहीं कर सकता, और अगर उसके खिलाफ कोई कुछ बोलता है तो वो दंडनीय अपराध माना गया है। समाजवादी पार्टी में नेताजी के समय सभी विचारधाराओं, जात और पंथ और धर्म के लोगों का सम्मान था। ये किसी दल का मुखिया कैसे किसी को अनुमति दे सकता है कि कोई भगवान प्रभु राम, अगर भारत की पहचान तमाम चीजों से है तो भारत की पहचान भगवान प्रभु राम से भी है जी। ये वो देश है जहां सीता मैया के बारे में कैसे पत्नी का जीवन होता है वो दिखाया गया है, भ्रात प्रेम कैसे होता है वो भरत से दर्शन कराया गया है, पिता का क्या रूप होता है ये दशरथ से दिखाया गया है, छोटे और बड़े के बीच में संबंध कैसे होता है इसके वर्णन हमारे रामचरितमानस में अनेकों जगह है, जब सबरी के झूठे वैर भगवान राम ने खाए हैं। ये भगवान राम प्रभु राम का देश है, राम की मर्यादाओं का देश है। भगवान प्रभु राम की मर्यादाओं को मान करके भारत का 110 करोड़ आदमी उन पदचिन्हों पर चलता है। आप वहां भगवान प्रभु राम को गाली देंगे, आप रामचरितमानस को जलाएंगे, आप रामचरितमानस का अपमान करेंगे और भगवान प्रभु राम के बारे में आप टिप्पणी करेंगे, मां लक्ष्मी, मां दुर्गा के बारे में आप टिप्पणी करेंगे।
ये अधिकार भारत का न संविधान किसी को प्रदत्त करता है, न भारत की सामाजिक व्यवस्था ये प्रदत्त करती है। ये घोर संविधान, समाज और किसी पार्टी की नीति और विचारधारा के विरुद्ध काम था। समाजवादी पार्टी के जो वाइलाज है उसकी प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि समाजवादी पार्टी सभी जात, वर्ग, धर्म और पंथ का सम्मान करती है। अगर हम ये लिखने के बाद किसी एक व्यक्ति को ये अनुमति कैसे दे सकते हैं कि वह व्यक्ति भगवान प्रभु राम के बारे में वो अशोभनीय टिप्पणी करे? हमें लगता है कि भारत में रहने वाला कोई सनातनी वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। मैंने आपसे पहले कहा, राजनीति हमारे सेवा का माध्यम है, लेकिन राजनीति हमारे लिए कमाने की जगह नहीं है। अगर जहां भगवान प्रभु राम का अपमान होगा, सनातन का अपमान होगा, हिंदू धर्म का अपमान होगा, ये भी मनोज पांडे को स्वीकार नहीं है। मैंने अनेक अवसर पर कहा है कि मैं सारे धर्म का सम्मान करता हूं, और ये तमाम बड़ी मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये हमारे बयान चले हैं। कोई आज नहीं, ये निर्णय लेने के बाद, ये 1 साल पहले भी चले हैं कि हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, जात और पंथ के लोगों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं, लेकिन शर्त यह है कि हम भी अपने धर्म का अपमान स्वीकार नहीं करते हैं। मनोज जी, आपकी बातों से तो प्रदर्शित होता है कि बात इतनी रही कि धर्म को लेकर जब अगर आप किसी धर्म का सम्मान कर रहे हैं तो उनको भी इस बात का सम्मान करना चाहिए। पहला सवाल ये इंक्लूड होगा कि क्या इस बात को लेकर आपने जो उच्च पद पर बैठे हुए यानी अखिलेश यादव से बातचीत की थी या नहीं की थी? अनेकों बार जो एक राजनीतिक दल में रहकर के एक जिम्मेदार व्यक्ति बात करता है, कोई एक्शन? मैंने उस समय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से इसकी अनेकों बार इस पर चर्चा की, गंभीरता चर्चा की, इस विषय को उन तक रखा और उन्हें बताया कि अनुचित हो रहा है, और शायद इस पर रोक लगी होती तो आज ये परिस्थितियां देश में नहीं पैदा होती कि कुछ लोगों की और हिम्मत पड़ जाती जो सनातन और भगवान प्रभु राम के बारे में टिप्पणी करते। सपा कितने टिकट ला रही है? सपा कितने सीटों पर जीत रही है इस बार, क्या लग रहा है? नहीं, इसको तो बेहतर होगा कि आप जो है समाजवादी पार्टी से पूछें, वो उनका आकलन होगा, पार्टी के नेता का आकलन होगा। ये आपको जनता, देखिए लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कौन कितनी सीट पाएगा। पंडित जी, 2 बार दल परिवर्तन किया, दोनों बार आपका हृदय तब परिवर्तित हुआ जब पार्टी ने आपको उच्च पद प्रदान किया और अन्य विधायकों की तुलना में। एक बार फिर से ऐसी स्थिति बन रही है, कुछ ऐसा ये बाजारों में चर्चा है इस बात की, इस वजह से सवाल। मैं पार्टी का चीफ व्हिप था, पार्टी की कई कमेटियों का मैं सभापति था, मेंबर था। अगर पद के लिए हमें जाना होता तो यूपी और फर्स्ट और सेकंड में हमारे लिए क्या ऑफर था ये पूरा देश जानता है। लेकिन मनोज पांडे एक समय पर एक दल में अगर 31 साल का अपना जीवन दिया है तो समाजवादी पार्टी तो सत्ता में रही नहीं, 4 से 7 और 12 से 17। अगर आप इसकी तुलना करें तो 5 3 8, 31 साल में अगर आप 8 साल घटा दें तो हमने विपक्ष की राजनीति किया है 23 साल। तो ये अपने आप में, ये आंकड़े अपने आप में स्थापित करते हैं कि मनोज पांडे सत्ता के लिए राजनीति नहीं करते हैं, विचारधारा के लिए राजनीति करते हैं। भैया, रायबरेली के सदर जो क्षेत्र की जनता है, नगर पालिका के माध्यम से आपने ही बताया इस बात को कि विकास की परिभाषा क्या होती है, पर अभी वर्तमान में जो चुनाव हुआ और आपके समय के अगर काम की बात की जाए तो उसमें जो द्वितीय सांसद रहे हैं बैद्यनाथ पुरील जी की आपने प्रतिमा लगवाई। लोगों को उसकी जानकारी शायद बहुत कम ही होगी। डिग्री कॉलेज चौराहा आपके द्वारा बनवाया गया, सबकी तस्वीर आपने बदली, पर वर्तमान का जो चुनाव हुआ अभी हाल ही में बीते दिनों, इसमें काफी निराशा हाथ लगी आपके। देखिए, समाजवादी पार्टी का कैंडिडेट यहां लड़ा था और आपकी जानकारी में है कि ये सीट अनुसूचित वर्ग को आरक्षित सीट थी। समाजवादी पार्टी ने जिसे प्रत्याशी बनाया और जिसको उसके पार्टी के मुखिया ने टिकट दिया जी, मनोज पांडे एक निष्ठावान कार्यकर्ता के नाते उस कार्यकर्ता की जिसको टिकट दिया उसकी मदद करने का काम किया। सवाल तो आपको उन समाजवादियों से पूछना चाहिए जो मुरेठा बांध करके भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे। मनोज पांडे ने निष्ठा नहीं बदली, एक अनुसूचित समाज के व्यक्ति को, गरीब आदमी को पार्टी ने टिकट दिया और मैं उसके साथ में पूरी निष्ठा से खड़ा रहा। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो दिग्गज नेता अपने को बनते हैं और जो सबसे बड़े मतदाता बनते हैं, वो आखिर कहाँ खड़े थे, किसके साथ खड़े थे? तो सवाल इसका नहीं है, सवाल ये है कि मनोज पांडे ने कभी जात की राजनीति नहीं किया,
ये रायबरेली का जिला इस बात का गवाह है। और आपने जिक्र किया जब, तो मैं जब पहली बार रायबरेली का नगरपालिका अध्यक्ष हुआ तो मैंने तो इतिहासों में जाना था कि बैजनाथ कुरील यहाँ के सांसद रहे हैं। वो एक दलित वर्ग से आते थे। अगर रायबरेली के सुपरमार्केट में उनकी प्रतिमा लगाने का काम किया तो मनोज पांडे ने किया। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सेवाओं को यह देश भूल नहीं सकता। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से लेकर के देश को बनाने और देश को एक नई दिशा देने वाले, भारत के संस्कार, सभ्यता और संस्कारों से जोड़ने वाले, अपने पूरे जीवन को लगाने वाले श्यामा प्रसाद मुखर्जी की भी प्रतिमा को लगाने का अवसर मनोज पांडे को मिला। 40 साल से आजादी के बाद जो लड़ाई चल रही थी कि झलकारी बाई जी की और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति लगे, तो अगर आप देखें सारस होटल पर झलकारी बाई जी की मूर्ति और बस स्टेशन चौराहे पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति लगाने का अवसर भी और सौभाग्य में मिला। तो वहीं पर बिना किसी भेदभाव के सुल्तानपुर रोड को, उनके एक भव्य द्वार को मलिक मोहम्मद जायसी द्वार और तब लालगंज की बैसवारा की भूमि को जाने वाले मार्ग को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के नाम से और राणा वेनी माधो द्वार भी अगर किसी ने बनवा करके इन अपने तमाम महापुरुषों की याद को ताजा करने के लिए कि हमारे आने वाली संतानें उन रास्तों पर चले, तो मनोज पांडे ने किया। और ये कार्रवाई यही नहीं रुका। जब ऊंचाहार ने मैं विधायक बनाने का काम किया तो हमें गर्व है कि पिछले 60 साल से उपेक्षित पड़े माहेपाशी किले को सजाने, संवारने, भव्य द्वार, उनकी मूर्ति लगाए जाने और प्रतिवर्ष उन दलित अपने परिवार के भाइयों को, बच्चों को जो पासी समाज से आते हैं, उनको पुरस्कृत और सम्मानित करने का, जो अपने विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा योगदान देते हैं, उनको सम्मानित करने का अवसर मिला। और पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल पार्क, उनकी मूर्ति, वाचनालय, इन सब को काम करने का अगर मौका मिला तो मनोज पांडे को मिला। आपके राजनीतिक सफर के दौर की बात की जाए तो रायबरेली से जितना भी जुड़ाव रहा आपका, राजनीतिक पद पर आप रहे, राजनीतिक पद के अन्य लोग भी आप पर हमलावर होते रहे, वो चाहे साक्षात रहे हो, वो चाहे अन्य तौर तरीकों से रहे हो। राज्य से लेकर केंद्र तक का विरोध रहा रायबरेली की धरती से देखा गया है। तो इसको किस तरीके से देखते हैं जो लोग विरोध करते आए? देखिए, मेरा मानना है कि जीवित व्यक्ति का विरोध होता है और अच्छा कार्य हम करेंगे तो उसके कहीं ना कहीं हमको विरोध भी झेलने होंगे। हमने आपसे पहले ही कहा, मनोज पांडे की पूंजी है हमारी जनता और हमारे कार्यकर्ताओं का विश्वास। मनोज पांडे का पूरा जीवन जीने का ध्येय है कि प्रदेश के अन्नदाताओं, किसानों के हम सम्मान की रक्षा कैसे कर सकें, हम कैसे समाज के अंतिम उस गरीब व्यक्ति को इंसाफ दिला पाएं जो कहीं किन्हीं कारणों से भी छूट गया है, उसे अधिकार, उसे न्याय और मुख्य धारा से वो नहीं जुड़ पाया है। ये जीवन का हमारा पहला उद्देश्य है। उन तमाम गरीब, कमजोर दलित भाई हमारे जो आज भी कहीं ना कहीं उनके पास धना अभाव है, उनके पास साधन संसाधन का अभाव है, उनकी हम जिंदगी कैसे संवारें, हमारा जीवन उनके कैसे काम आ सके। मनोज पांडे का ये जीवन जीने का भी लक्ष्य यही है और राजनीति करने का भी लक्ष्य। और हमने ये मुकाम दिए है रायबरेली को, हमने ये पहल शुरू की है। हमने एक गरीब केले का ठेले लगाने वाले, एक गरीब अपने पासी समाज के अपने छोटे भाई राकेश पासी को रोहनिया का ब्लॉक प्रमुख भी बनाने का काम किया है। और जब जब सवाल आया है, मनोज पांडे अपनी परीक्षाओं में खरे उतरे हैं, पास हुए हैं। मनोज पांडे ने हरदम अपने जीवन की मुख्यधारा मानी है गरीब कमजोर की कैसे मदद करनी है, उन तमाम पिछड़े भाई और दलित भाई, उनका कैसे सम्मान बढ़ाना है और कैसे उन्हें मुख्य धारा मिलाना है। यही राजनीति करने का उद्देश्य है और यही जीवन जीने का भी उद्देश्य है। रायबरेली की राजनीति के जानकार बताते हैं कि एक दौर ऐसा था जब मनोज पांडे, दिनेश प्रताप सिंह और आरपी सिंह की तिगड़ी मानी जाती थी। और वर्तमान का दौर ऐसा है कि मंत्री दिनेश प्रताप सिंह और पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री मनोज कुमार पांडे एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। वो चाहे तम्बाकू प्रकरण रहा हो, वो चाहे अन्य चीजों को लेकर रहा हो, किसी न किसी वक्तव्य में एक दूसरे पर कटाक्ष करते हुए नजर आते हैं। तो क्या राजनीति का अंश है? देखिए, इस सफर है जीवन का भी और राजनीति का भी, और हम आप चलते हैं, कभी सहृदयता रहती है, कभी कुछ वैचारिक मतभेद भी होते हैं। मतभेद कोई व्यक्तिगत नहीं होते हैं, वैचारिक मतभेद होते हैं। कभी बात भी होती है तो कभी उसमें जो वैचारिक आपकी जो भावनाएं होती है, आप हमें कहते हैं, हम आपको कहते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके हमारे वैचारिक मतभेद सब एक जैसे ही हो।
ये कोई बहुत महत्वपूर्ण बात नहीं है। मनोज जी, जितना मुझे याद है और अखबारों में भी इस खबर की सुर्खियां बना था कि जब आप नगर पालिका अध्यक्ष थे तब रविंद्रालय लखनऊ में एक प्रकरण हुआ था जिसमें स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव, तब मुख्यमंत्री थे, उनको भी आमंत्रित किया गया, नारद राय जी को भी आमंत्रित किया गया, आजम खान जी को भी आमंत्रित किया गया। सिर्फ 2 लोग पहुंचे, आजम खान नहीं पहुंचे। समझा जाए कि समाजवादी पार्टी के बड़े नेताओं से सदैव आपके वैचारिक मतभेद रहे हैं। देखिए, किसने क्या वैचारिक मतभेद माने मैं नहीं जानता। मैंने हरदम ये प्रयास किया कि सबको साथ लेकर के चला जाए, और ये ठीक है कि पूरे प्रदेश के नगरपालिका अध्यक्षों का सम्मेलन था और मैंने नगर विकास मंत्री के नाते उन्हें भी हमने आमंत्रित किया था। आमंत्रण देना ये मेरा काम था, उसे स्वीकार करना उस व्यक्ति का काम था जिसे आना था। हमें खुशी है कि नेताजी उस आमंत्रण में आए थे, और ये केवल एक बार सम्मेलन नहीं हुआ, ये 5 बार के हमारे कार्यकाल में 5 बार हुआ। माननीय राजनाथ सिंह जी भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और वो उस कार्यक्रम में आए थे, और उन्होंने तमाम जो हमने चीजें बताई कि नगर विकास में जो आमूलचूल परिवर्तन हुआ उसे करने का काम अगर किसी ने किया था तो तत्कालीन नगर विकास मंत्री आदरणीय स्वर्गीय लालजी टंडन जी और भारत के वर्तमान रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने उन निकाय अध्यक्षों की जो समस्याएं थी, जो जटिलताएं थी, उनको समाप्त करने का काम किया था। और यही नहीं, बसपा की सरकार में चूंकि पदेन मुख्यमंत्री उसमें आता था और पदेन उसमें नगर विकास मंत्री आता था, तो उसमें भी आदरणीय बहन जी भी उस कार्यक्रम में हमारे आई थी। तीसरे वर्ष का जो हमारा कार्यक्रम था, चौथे वर्ष का, तो वो तो एक हमारा संवैधानिक संगठन था जिसमें विभिन्न पार्टी, जात, वर्ग और धर्म के नगर पालिका अध्यक्ष थे। जो तत्कालीन मुख्यमंत्री होता था और नगर विकास मंत्री होता था उसे हम आमंत्रित करते थे। हमने सबको किया, सब आए। अभी आजम खान का दुर्भाग्य था कि वो उसमें नहीं आए। क्या विचारों के मतभेद रहे हैं क्या हमेशा से? भारत माता को डायन कहने वाले लोगों से जन्म से लेकर मृत्यु तक मतभेद था, है और रहेगा। स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए क्या कहें? अगर एक शब्द में कहा, एक वाक्य में? कहानी खत्म हो गई, इतिहास बन नहीं पाया, चर्चा समाप्त। वर्तमान राजनीतिक परिदृश्य बताता है, प्रदर्शित करता है कि रायबरेली के सभी लोग भाजपा जो आपके विरोध में थे वो आज आपके साथ हैं, या ये माना जाए कि आप उनके साथ वर्तमान वर्ष? देखिए, मैं किसी दल, सब दल का मैं आदर करता हूं। मैं प्रभावित हूं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। और अगर ये सवाल हमारा उल्टा आपसे रहे कि जब पूरा दुनिया कोविड की महामारी से घुटने टेक दिया था, त्रामाम हो रहा था, उन दुनिया के हम तमाम प्रगतिशील देशों की भी बात करते हैं जो दुनिया के मापदंड में सबसे ऊपर आते हैं, और जब वो लोग जूझ रहे थे, आत्मसमर्पण कर दिया था कोरोना के समय, तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने इस विपदा को चुनौती मानी। भारत के 130 करोड़ लोगों के साथ भारत के प्रधानमंत्री खड़े रहे। दुनिया का पहला देश होगा जिन्होंने कहा कि भारत मेरा परिवार है, और 80 करोड़ लोगों के लिए अगर खाने की व्यवस्था किसी ने किया, अगर भारत के इतिहास को आप देखें तो एक नए इतिहास को लिखने का काम किया भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने। हम धन्यवाद देंगे भारत के गृह मंत्री जी को, आदरणीय अमित शाह जी को। जब जब देश में खतरा आया है तो केवल सीमाओं पर खतरा नहीं आया, हमने हरदम अपने भाषणों में कहा कि देश को 2 मुकाम पर लड़ना पड़ रहा है, एक सीमाओं पर, एक आंतरिक सुरक्षा में। आज कम से कम भारत के गृह मंत्री जी के तमाम ऐसे निर्णयों से हम आंतरिक जो हमारी असुरक्षा थी उसे खत्म करने का काम किया। वही हम धन्यवाद देंगे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को कि जब लोग कोविड के दौरों में घरों में दुबके पड़े थे तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, जिले जिले, शहर शहर कोविड के मरीजों के साथ खड़े थे, उनके व्यवस्था कर रहे थे, उनकी इलाज की व्यवस्था कर रहे थे, उनके खाने की व्यवस्था कर रहे थे, उन्हें घर तक भेजने की व्यवस्था कर रहे थे। तो सवाल ये है कि राजनीति में रहने वाले लोग जब देश पर संकट आए तो वो कहाँ खड़े हैं? तो उस समय अगर कोई खड़ा था तो भारत के प्रधानमंत्री जी, भारत के गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री खड़े थे। इसे भारत ने देखा है, केवल आपने नहीं देखा, केवल मनोज पांडे ने नहीं देखा। और सच को सच कहूं, यही मनोज पांडे की पहचान है। अगर किसी व्यक्ति ने देश के लिए काम किया है तो मनोज पांडे उसकी प्रशंसा करेंगे। हम भले ही किसी राजनीतिक दल में रहे, लेकिन हम अच्छे को अच्छा ही कहेंगे। ठीक है पांडे जी, अब चलेंगे, एक सेगमेंट हम लोग है जिसमें नेताओं का नाम मैं बताऊंगा, नेताओं का नाम मैं आपसे पूछूंगा और एक शब्द में आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि शख्सियत को।
कांग्रेसी नेता राहुल गांधी ठीक लगते हैं, अच्छे लगते हैं। शिवपाल यादव सपा नेता, दुखी हैं। सदर विधायक आदित्य सिंह रायबरेली, जो विधायक है चुन करके आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव, अनिर्णय की स्थिति। वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्पित व्यक्ति, सीधी सोच, स्पष्ट निर्णय। पूर्व मुख्यमंत्री मायावती, गुजरे हुए दिन। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, दुनिया में भारत का नाम मजबूत करने वाले और भारत को तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था में लाने के लिए दृढ़ संकल्पित एक मजबूत इच्छा शक्ति के, उदार हृदय के, भारत को अपना परिवार मानने वाले भारत के अभूतपूर्व यशस्वी प्रधानमंत्री। रायबरेली से मंत्री बनाए गए दिनेश प्रताप सिंह। ठीक है, अच्छे हैं। क्रिकेट देखते हैं जी, क्रिकेट देखते हैं। नहीं देखते भी है, हमारा बेटा यूपी क्रिकेट टीम का प्लेयर भी है। बहुत बहुत बधाई हो आपको। महेंद्र सिंह धोनी या कोहली? महेंद्र सिंह। अगर नेता ना होते मनोज कुमार पांडे तो आज क्या होता? तभी समाज के लिए, कमजोर के लिए, गरीब के लिए और उन अंतिम पायदान पर खड़े अपने पिछड़े और दलित भाइयों के सम्मान और उनके अधिकार के लिए संघर्ष करते हुए दिखते। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की एक बुरी बात। मैं किसी की कोई बुरी बात नहीं कहता हूं, सबके लिए भगवान से सद्बुद्धि की कामना करता हूं। मोदी सरकार के एक ऐसा काम जो आपके दिमाग में सबसे पहले आता है? पूरे भारत को एक साथ, एक मुट्ठी में बांधकर एक साथ ले चलने का जो काम है, बिना किसी जात के, बिना किसी पात के, बिना किसी धर्म के, उससे बड़ा काम अभी तक भारत में किसी सरकार और किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया। थैंक यू। हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश की रायबरेली से ऊंचार विधानसभा से विधायक, समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज कुमार पांडे, यानी रायबरेली की राजनीति का वो केंद्र जिसकी धुरी पर ज्यादातर राजनीति नाचती हुई नजर आती है। और जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि रायबरेली की लोकसभा सीट को लेकर जिन नामों की चर्चा है उनमें दो नाम शुमार है। एक नाम से आपको तारुफ करा चुका था और दूसरे नाम से तारुफ आज आप हो चुके हैं। आपको क्या लगता है इस एपिसोड व एडिशन के बारे में हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद। अनकट न्यूज, आपकी आवाज।